नमस्कार, न्यूज बेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश में अनेक विभागों में मंत्री रह चुके और 3 बार विधायक रह चुके श्री नरेंद्र नाहटा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नाहटा साहब मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप अनेक सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। आपके कई शिक्षा संस्थान हैं, मंदसौर में भी, इंदौर में भी। एक कोऑपरेटिव बैंक के संचालक भी हैं और तमाम गतिविधियों में शामिल हैं। यहां आने का एक खास मकसद, यहां आमंत्रित करने का एक खास मकसद यह है कि मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार किस तरह आईएएस के हाथों का खिलौना बनी हुई है और किस तरह भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है, इसका एक नमूना आप हमें बताने वाले हैं। और नरेंद्र नाहटा जी को सरकार ने एक ऐसे मामले में पेश किया है, आर्थिक अपराध के मामले में, जो आगे जाकर बड़ा चर्चित और विवादास्पद हो सकता है, लेकिन ये पूरा प्रकरण बताता है किस तरह आईएएस अधिकारी सरकार को चला रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता किस तरह उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। नाहटा साहब, आप पर मामले क्या है? एसआईडीसी ने बहुत लोन बांटे, आईसीडी के नाम पर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के नाम पर करीब 770 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने कर्ज लेकर उद्योगपतियों को दिया और उद्योगपति, तथाकथित उद्योगपति या चोर उद्योगपति वो पैसा खा गए और सरकार को वो पैसा चुकाना पड़ रहा है और सरकार इस मामले में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों को बचा रही है। ये मामला है। ये बताएं कि ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट स्कीम है, ये क्या है मोटे मोटे अक्षरों में, हमारे दर्शकों को जो कम उम्र के दर्शक, ये बात बता। सरकार कहती है कि 770 करोड़ रुपए का ये आईसीडी स्कैम मध्य प्रदेश में एमपीएसआईडीसी में हुआ जी। उद्योगों को लोन देने की योजना कोई नई नहीं है। मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मध्य प्रदेश में और ऐसे समानांतर संस्थाएं दूसरे प्रदेशों में लोन देती रही। विषय यह है कि 1993 के बाद में जब हम सरकार में आए, किस तरीके से लोन बांटे गए, और इसलिए ये आरोप सरकार का लगाना बहुत हद तक वाजिब रहा है कि आखिर वो एमपीएसआईडीसी में जिस तरीके से आईसीडी लिया गया, दूसरे संस्थाओं से लोन लिया गया और लोन बांटा गया और वो उन लोगों को दिया गया जो इसके योग्य नहीं थे। मैं निरंतर मंत्री रहते हुए और इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहते हुए मैं ये बात उठाता रहा हूं। आपके ये लोन बांटे जा रहे थे 1993 के बाद से, अलग अलग लोगों को दिए गए 770 करोड़ करीब करीब दिए गए। आप कब मंत्री बने इस विभाग? मैं 98 के जो जनरल इलेक्शंस आए विधानसभा के, उसके ठीक पहले मैं मंत्री बना और मैं करीब इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मैं 2002 तक रहा और ज्यादातर काम 98 के पहले हो चुका था। श्री एमपी राजन प्रबंध संचालक थे, उन्होंने लोन बांटे और आपने उसको बताया ही है कि काफी लोन 550 करोड़ करीब वो उस वक्त बांट चुके थे। तो मैंने जब 6/9/2000 को एक नोटशीट लिखी और मैंने कहा कि मुझे दिख रहा है कि बहुत गलत हुआ है, पहले भी गलत हुआ, अभी भी हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और उसके लिए अब जो बात है जिसका आपने उल्लेख किया कि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, तो 770 करोड़ के स्कैम में वो व्यक्ति जो निरंतर कहता रहा कि कॉर्पोरेशन में ये गलतियां हो रही हैं, उसके ऊपर क्या आरोप लगाकर उसको अभियोग लगाया गया है। एक मेरे ऊपर आरोप यह है कि मैंने जो पहली बैठक करी उसमें मैंने उसकी अध्यक्षता मैंने की, वो मुझे करना ही थी, लेकिन उसमें जो पिछले मीटिंग की कार्रवाई विवरण की पुष्टि हुई, ये कोई ऐसा आरोप नहीं है। दूसरा एक आरोप है कि एक डीजीएम फाइनेंस थे, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, वो बोर्ड ने दिया। तीसरा एक आरोप है कि केवल मात्र एक प्रकरण में मैंने 15.5 करोड़ रुपया एक एनबी इंडस्ट्रीज को दिया। तो वो एनबी ग्रुप ने पैसा वापस नहीं किया? मुझे बताया गया कि वो उनको कहीं से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम से 217 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है और उस यदि ये एक अंतिम किस्त जो वो डिफॉल्ट में है, अगर ये चुका दी जाएगी 15.5 करोड़ की, तो वो हमारा जो पुराना पैसा है वापस आ जाएगा। इसलिए ये मात्र एक आरोप मुझ पर है जिसमें मैंने फिर बहुत सारी शर्तें लगाकर उस पर अनुमोदन दिया। 770 करोड़ में मेरे ऊपर एक आरोप है कि 15.5 करोड़ के लोन में मैंने सशर्त स्वीकृति दी और उसमें उन सबको सावधान किया जो गलतियां पहले हो रही थी। क्या शर्तें लिखी थी आप? मैंने लिखा कि अप्रूव्ड
क्योंकि एमडी कह रहे थे कि ये पैसा आ सकता है, लेकिन मैं कौन थे? श्री एसआर मोहंती। मैंने लिखा, लेकिन मुझे डिप्टी मैनेजर का नोट देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा आएगा, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई पैसा चुकाया नहीं है और उनके चेक बाउंस होते रहे हैं। तो एमडी पहले इन सबको देख ले, उसके बाद में ये पैसा दे। तो मैं बहुत स्पष्ट था। उसके बाद मैंने इसके अलावा मेरे को कोई नोटशीट प्रस्तुत नहीं हुई। मैं निरंतर कहता रहा, बोर्ड में मैंने कमेटियां बना दी कि जो कमेटियां अब एमडी के हाथ से पावर्स ले लिए, मैंने सब किया, लेकिन उसके बावजूद ये निरंतर कार्रवाई चलती रही और ये यहां तक चली कि आखिर एमडी ने बगैर बोर्ड के अनुमोदन के, बगैर मेरे कहीं नॉलेज में लाए हुए 155 करोड़ रुपया बॉम्बे के 2 बैंकों से लोन लिया। और वो भी किसने लोन लिया? ये श्री एसआर मोहंती ने प्रयास किए और 155 करोड़ रुपया बॉम्बे के 2 बैंकों से हम लाए और वो भी हमने उद्योगों को दे दिया। नाहटा साहब, बड़ी विचित्र बात नहीं लगती कि मध्य प्रदेश सरकार, उसका एक संगठन, मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी सरकारी बैंकों से कर्जा लेते हैं प्रदेश के विकास के लिए नहीं, उद्योगपतियों को देने के लिए, और उन उद्योगपतियों का जिनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, जो चोर लुटेरे कहे जा सकते हैं, और खास बात है कि उनसे दस्तावेज तक नहीं लिए गए, उनकी संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई, खाली नोटशीट पर उन्हें कर्जा दे दिया गया और इस तरह प्रदेश की जनता का, इस गरीब प्रदेश की जनता के अरबों रुपए का चूना लगाया गया। सही बात नहीं? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब बोर्ड में अलग अलग आईएएस अधिकारी अलग अलग विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वित्त का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कानून का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आईडीबीआई जिसका पैसा भी एमपीवीएम में लगा उसके अधिकारी थे। मेरा यही कहना है कि जब मैं बार बार कहता रहा हूं, तब इन आईएएस अधिकारियों ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। ये कानून जानते थे। एक मंत्री से, एक जननेता से आप ये अपेक्षा नहीं करते कि कानून, लेकिन मैं तो फिर भी बार बार मैं शर्तें लगाता रहा, मैं बोर्ड में इस व्यवस्था को मैं उठाता रहा इस मुद्दे को। जब 155 करोड़ रुपया बॉम्बे की बैंकों से हमने ले लिया और जब उनको चुकाने का टाइम आया और चुकाने के टाइम पर जब हमने चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हुए, तब वो चेक मध्य प्रदेश एसआईडीसी ने दिए, जी, प्रबंध संचालक ने दिए। जब वो बाउंस, प्रबंध संचालक थे एसआर मोहंती। जब वो चेक बाउंस हुए तो उन्होंने कोर्ट में सारे डायरेक्टर्स के विरुद्ध में एक प्रकरण दायर किया। हाईकोर्ट तक उनके पक्ष में निर्णय होते रहे। तब मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई इन आईएएस अधिकारियों को बचाने के लिए और ये कहा कि ये आईएएस अधिकारी तो आंशिक रूप से काम करते थे, ये जवाबदार नहीं है। वहां से एक स्टे ऑर्डर आया। उसके बाद हमने 240 करोड़ रुपया उन बॉम्बे के 2 बैंकों को देकर हमने इस प्रकरण को समाप्त किया। ये 240 करोड़ रुपया कहां से दिया गया? ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की जनता के टैक्स का पैसा उनको दिया। यही मेरा कहना है। मेरा कहना है कि क्या यदि मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, थोड़ी देर के लिए मेरी जगह अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी होता इस सरकार में, तो क्या उसको बचाने के लिए 240 करोड़ रुपया सरकार राज्य बजट से निकालकर दे सकती थी? और तब ये जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आज हमें कानून बताते हैं, जो आज कह रहे हैं कि नहीं ये दिया जाना चाहिए, क्या तब किसी जनप्रतिनिधि के लिए, किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता को बचाने के लिए क्या ये इस बात को मानते कि हाँ उसको बचाने के लिए 240 करोड़ रुपया देना वैधानिक होगा? जब उनके ऊपर आई तो ये गलत, तब सही था। तब सर हमारे मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने उसे क्लियर किया पेमेंट करने को, उन्होंने आपत्ति नहीं की। हमने कोर्ट में कहा है कि हम ये पैसा देंगे और हमने शायद देना शुरू कर दिया है। मेरा एक मुद्दा मेरा यही है कि हमने इनको बचाने के लिए किया। जब श्री मोहंती के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च हुई, इन्हीं दिनों श्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और शायद पहला प्रशासनिक निर्णय उनका यह था कि वो इस प्रकरण में मोहंती के पक्ष में जो शपथ पत्र मुख्य सचिव ने दिया था वो नाराज थे, श्री विजय सिंह। और श्री विजय सिंह को पद से हटाया गया। किसी मुख्य सचिव को पद से हटाया जाना एक बहुत बड़ी घटना होती जो मध्य प्रदेश में घटित हुई। मध्य प्रदेश की सरकार श्री मोहंती के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गई। आपको ऐसा नहीं लगता, आप राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव श्री विजय सिंह को हटाकर एक संदेश दिया आईएएस अधिकारी को कि हम चाहें जो काम कर सकते हैं, इसलिए सारे आईएएस अधिकारी शरणागत हो गए और अरविंद जोशी, टीवी जोशी जैसे भ्रष्टतम अधिकारी की बर्खास्तगी की कार्रवाई अभी तक अधूरी है। इतना भ्रष्ट अधिकारी जो अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर चुके हैं, जो जिनके पलंगों से करोड़ों रुपए
बिछाकर सोते थे नोटंकी, उनको बर्खास्त नहीं कर पाई सरकार। तो क्या आपको लगता है कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है? मैं यही मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इस प्रदेश की जनता का पैसा, अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस बात को मुद्दा उठाता है तो वो तो खुद आरोपी बन जाता है, और जो लोग करने के लिए इसको सक्रिय रूप से जवाबदार हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है। विजय सिंह को हटाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, भले ही मेरी विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्री ने लिया, लेकिन थोड़े दिनों में मेरा सुख तो दुख में बदल गया जब मुझे लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला दिया, उसके बावजूद श्री मोहंती को सरकार ने चालान पेश करने के हफ्ते भर के पहले प्रमोट कर दिया जी। और जो मुख्यमंत्री रोज आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की सरकार, मध्य प्रदेश की हर कमजोरी और असफलता का ठीकरा दिल्ली की सरकार पर फोड़ते, इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश दिल्ली की सरकार को याद नहीं दिलाया कि उनके यहां श्री मोहंती को के विरुद्ध प्रकरण दायर करने की फाइल लंबे समय से लंबित है, और उस फाइल को वहीं रखे रहने दिया, और चालान पेश करने के 7 दिन पहले श्री मोहंती को सचिव से प्रमुख सचिव बना दिया गया। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरी बड़ी घटना है जहां हमने कानून को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा है। तब मेरा मुद्दा यह नहीं है कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात कर रहा है। मेरा मुद्दा यह है कि हम सब लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, हम सब लोग जो राजनीति में नहीं है लेकिन आम आदमी की तरीके से इस प्रदेश में जीते हैं, हम सब लोगों का यह सामूहिक दायित्व है कि जो लोग इस तरीके से राजनीति का, प्रशासन का शोषण करते हैं, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनकी सुरक्षा करने का कोई दायित्व, कोई कारण नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी जवाबदारियों से विमुख होते हैं, जनता जो उनसे अपेक्षा करती है उनसे विमुख होते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का जो मामला है, ये जो स्कैम है जी, इसमें बड़ी विचित्र बातें हुई है। इसमें एमपी राजन नाम के एक अधिकारी थे, आईएएस थे, वो भगोड़े साबित हो गए, वो भाग गए। उन्होंने कोई 663 करोड़ रुपए कर्ज बांटे जी, और उसमें 65 करोड़ रुपए उन्होंने एक ही दिन में कर्ज बांटे, और जिस दिन उन्होंने कर्ज दिया उसी हफ्ते, शायद उसी दिन, उन्होंने ऊटी में 6 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस भी खरीदा। जब सरकार की आपत्ति उठी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, भाग खड़े हुए। फिर बाद में सरकार ने उन्हें कहीं से ढूंढा, उनकी संपत्ति जब्त करने की बात हुई, केरल में उनका घर है और उनके बारे में पता नहीं चला। एक किस्सा ये, अब वो वापस आ गए, बात को थोड़ा सा अब आ गए, मैं टोक रहा हूं जी। जब उन्होंने ये सब किया तो उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट हमारे विरुद्ध थी, उसमें अनेक ऑडिट ऑब्जेक्शंस थे जी। ये सब के चलते हुए श्री राजन का इस्तीफा कैसे मंजूर हो गया, और ईओडब्ल्यू ने इसकी छानबीन क्यों नहीं की? जिस ईओडब्ल्यू को मैं बता रहा हूं कि मैंने ये सब किया है इस काम को रोकने के, ईओडब्ल्यू उस पर तो अपनी आंखें मूंद रहा है, और इस बात पर भी आंखें मूंद रहा है कि राजन के ऊपर इतने आरोप होते हुए उनका इस्तीफा कैसे मंजूर हो गया, और फिर वो भाग गए। उनका पता नहीं, केरल में पुलिस उनके घर गई, ईओडब्ल्यू की पुलिस, तो केरल में उनके घर पे नहीं मिले। ऊटी में उन्होंने फार्म हाउस खरीदा था, फार्म हाउस उन्होंने महंगे दाम पर बेच के कहीं चले गए, और इस तरह अरबों रुपए के घोटाले उन्होंने किए। अरविंद टीनू जोशी के अलावा मोहंती साहब जब स्वास्थ्य विभाग में तभी उनकी काफी गतिविधियां रही, और जब मोहंती के खिलाफ मामला उठा, आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मामले को ठंडे बस्ते में रखा, और फिर बाद में उन्हें प्रमोशन दे दिया, और फिर सरकार को याद दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट को कि साहब इनके खिलाफ मामला चल रहा है। तो इस सब से क्या साबित होता है? मुझे लगता है कि कमजोर राजनीति अधिकारियों के सामने नतमस्तक हो रही है, कमजोर राजनीति इस प्रदेश के हितों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, और इसलिए राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर और सामान्य नागरिक को इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि हमारे राजनीतिज्ञों की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के सामने खड़े हो सके और वो निर्णय कर सके जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में हो, अब बजाय इस बात के कि हम अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरीके से प्रकरण बनाकर फंसाने के, जो स्वयं इसमें उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, बजाय उनको फंसाने के हम इन सही रूप में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब एक सक्षम कार्रवाई करने के लिए खुद सक्षम बने। ये इस मध्य प्रदेश के सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की और आम जनता की जवाबदारी है, और हमें इन राजनीतिज्ञों को बात समझ। क्या आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? मैं मानता हूं
कि ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूं कि ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी घटना हुई है कि जो एक फरियादी थाने में जाता है कुछ बताने पुलिस को, और पुलिस उसी को मुलजिम बना लेती है। मैं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साहब ये गलत हो रहा है। मैं खुश हो रहा हूं इस बात पे कि आप मुख्य सचिव को इतनी सख्ती के साथ हटा रहे हो, और एक दिन मैं देख रहा हूं कि वो सब बच रहे हैं और आप एक छोटा सा व्यक्ति को निकालकर, और आप खुद कह रहे हो कि मैंने कंडीशनल सैंक्शन, अभियोग पत्र कहता है कि मेरी सैंक्शन 770 करोड़ के घोटाले की, उनमें से कौन कौन अभी सरकार के राडार पे है, जिन पे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो सिर्फ नरेंद्र महता के खिलाफ होती हुई दिख रही है, क्योंकि राजन के खिलाफ चालान पेश हुआ है तो वो सरकार में 15 करोड़ का मामला है ये मेरे विरुद्ध, और बाकी जो 755 करोड़ रुपए जी, उस घोटाले में किसी पर जांच हो रही? अब मेरे ख्याल से तो मेरी जानकारी में नहीं है। इसमें और कौन कौन अधिकारी थे जो शामिल है पूरे प्रकरण में? अलग अलग समय में ये पदेन, जैसे मैं पदेन अध्यक्ष रहा वैसे ही पदेन संचालक रहे। वित्त विभाग के कोई सचिव इसके पदेन संचालक होते थे, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव इसके पदेन संचालक होते थे, IDBI के वहां के जनरल मैनेजर इसके पदेन संचालक होते थे। तो ये लोग लंबे टाइम तक एक समान लोग रहे। नाथ थे जो स्वर्गीय हो गए, एतराज किया था, लेकिन बाकी तो सारे किसी अधिकारी ने न एतराज किया न लिखा। और मेरे पास तो उन दिनों GAD डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन कैसे उन राजन का इस्तीफा मंजूर हुआ, मैंने जब मुख्यमंत्री जी को लिखा और मुख्यमंत्री जी ने नोटशीट को सही व्यक्तियों के पास भेजा होगा, तब भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? EOW ने इन सब की जांच नहीं की। और मैं आगे आना चाहता हूं, इसको राजनीति का मुद्दा मैं ना आज बनाना चाहता हूं ना कल बनाना चाहूंगा। ये मध्य प्रदेश के हितों की बात है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी या विभिन्न विचारधाराओं की सहमति बननी चाहिए। इंदौर की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने बड़े सक्रिय रूप से लेकर MP SIDC के प्रकरणों में दिलचस्पी ली, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, यहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि ताई आज चुप क्यों है? ताई क्यों नहीं बोल रही है कि हाँ ये गलत हो रहा है? ताई क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को फंसाकर हम सही तह तक नहीं पहुंच पा रहे? ये हम सब की जवाबदारी है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि इसको राजनीति का मुद्दा मैं कल बनाना चाहता था ना आज बना। शिवराज सिंह जी अच्छा काम करें, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता कहूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो अगर यदि नतमस्तक होंगे तो मुझे इस प्रदेश के नागरिक के नाते मुझे बोलना चाहिए। आपकी शिक्षा इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, और आपने बहुत सारी संस्थाएं खोली अपने क्षेत्रों में। मंदसौर में बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं भी, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक बैंक आप चलाते हैं कोऑपरेटिव बैंक जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। क्या जब सारी कोऑपरेटिव बैंक बर्बादी के कगार पर हैं, बहुत कम बैंक है जो बहुत अच्छा काम करे, तो आपकी बैंक कैसा काम करे? प्रकाश जी, मेरे पास मेरे शेयर होल्डर्स में तांगा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला से लगाकर करीब 3000 लोग हैं, और उनमें से कोई बहुत अधिक लोग बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। किसी ने 100 रुपए का शेयर लिया, किसी ने 500 रुपए का शेयर लिया। 25 लाख रुपए से हमने स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मंदसौर में स्थापित किया, और मेरे मन में हमेशा ये बात रही, मैं 2 चीजें प्रमाणित करने की हमेशा कोशिश करता रहा हूं। सरकार की बगैर मदद के हम समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। मैंने स्मृति नागरिक सहकारी बैंक से इसको प्रमाणित किया। दूसरी बात, हमें इतनी क्षमता है कि बगैर हम अधिकारियों की मदद के हम कुछ बड़ी संस्थाओं को खड़ा कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां मध्य प्रदेश में सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं डूबने के कगार पर हैं या जिनका शोषण होता है, अधिकांश का, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश कोऑपरेटिव की जब यह स्थिति है, तब स्मृति नागरिक सहकारी बैंक अपने पहले साल से लगाकर पिछले 13 सालों में बराबर डिविडेंड देता रहा, और पिछले 3 सालों से 21% का डिविडेंड दे रहा है, जो रिटर्न आज कोऑपरेटिव संस्थाओं तो ठीक, लेकिन BSE स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलता, वो मेरा तांगे वाला और ठेले वाला वो रिटर्न प्राप्त करता है। 13 सालों से लगातार मुनाफे में? जी हाँ, 13 साल से लगातार मुनाफे में है, और इसमें हम संचालकों के ऊपर एक नया पैसा किसी तरह का खर्च नहीं करते। वो अगर शेयर होल्डर हैं तो उन्हें भी उतना ही डिविडेंड मिलता है जितना बाकी शेयर होल्डर्स को। नाटा साहब, हमारे इस कार्यक्रम का वक्त सीमित है, लेकिन जो मुद्दे आपने उठाए हैं बहुत मौजूद हैं, और वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह IAS IPS की गोद में खेल रही है, और सरकार ने अपने विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और मध्य प्रदेश के जनता के हितों की बलि दी जा रही है। आप हमारे स्टूडियो पधारे नाटा साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि मध्य प्रदेश में आपके इस कार्यक्रम के मार्फत हम एक ऐसी जागृति ला सकेंगे जो सरकार को विवश करे कि वो सरकार की जनता के हितों में
आम नागरिक के हितों में काम करना शुरू करे, इस प्रशासन तंत्र के सामने नतमस्तक नहीं हो। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिखाया जा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।